जहां तक दिखाई दे वहां तक जाने की कोशिश जरूर करें, जहां तक दिखाई दे वहां तक जाने की कोशिश जरूर करें। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि आप उससे भी ज्यादा आगे जा सकते हैं। नमस्ते बच्चों, मैं हूं आपकी टीचर जिज्ञासा और आज के सेक्शन में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी साइंस बुक का चैप्टर 8 गति। शुरुआत करते हैं इस मोटिवेशनल कोट से जो लिखा है यहाँ पर, जहां तक दिखाई दे वहां तक जाने की कोशिश जरूर करें, जहां तक आप देख पा रहे हैं वहां तक जरूर पहुंचे। और जब आप उस डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे तब आप देखेंगे कि इससे भी ज्यादा है जो आप कवर कर सकते हो। इनडायरेक्टली आपको क्या बताना चाह रहा है, आपको कभी भी अपने ऊपर डाउट नहीं करना है। आप जितना अटेंड कर सकते हैं उतना आपको गेन करना है अपनी लाइफ में। जब आप उतना गेन कर लेंगे तो आपको बाद में मालूम चलेगा कि हम इससे भी ज्यादा गेन करने का पोटेंशियल रखते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर मोशन की, गति की। जो गति चैप्टर है आप पहले छोटी क्लासेस में पढ़ करके आए हैं। गति आपने पढ़ी है, गति के बारे में आपने छोटा मोटा आइडिया लिया है कि हम किसी भी वस्तु को गतिमान कब कह देते हैं और गति के प्रकार आप पढ़ करके आए हैं। गति क्या होता है कि कभी भी कोई वस्तु अगर अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो आप उसे कह देते हैं कि वह गति कर रही है। जैसे आकाश में उड़ते पक्षी आपको दिखाई देते हैं, आकाश में उड़ते पक्षी जब आपको दिखाई देते हैं या फिर सड़क पर मोटर गाड़ियां चलते हुए आपको दिखाई देती है तो आप कह देते हैं वे गति कर रही हैं। कैसे गति कर रही है वो? क्योंकि वो अपनी स्थिति में बदलाव कर रही है। मैं यहाँ खड़ी हूं, यहां से यहां चली गई, मेरी स्थिति में बदलाव हुआ, मतलब मैंने गति की है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती है जो अपनी स्थिति में बदलाव नहीं करती है। जैसे घर की दीवारें, बाहर लगा पेड़, सड़क किनारे लगा पेड़ या सड़क किनारे लगी स्ट्रीट लाइट्स। ये सारी चीजें अपनी अवस्था बार बार नहीं बदलती है। आपने एक पेड़ को आज अपने घर के बाहर लगा देखा है, कल भी वो आपको आपके घर के बाहर ही लगा दिखेगा। ऐसा तो नहीं ना खिसक करके पड़ोसी के घर के बाहर चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ वस्तुएं अपनी अवस्थाओं में परिवर्तन करती हैं और कुछ वस्तुएं जो है अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है। वह वस्तुएं जो अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है हम उन वस्तुओं को गतिमान वस्तु कह देते हैं, और वह वस्तुएं जो अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है हम उन वस्तुओं को विराम अवस्था में कह देते हैं। दैनिक जीवन में कुछ वस्तुओं को विराम अवस्था में, मतलब ऐसी वस्तुएं जो कुछ भी काम नहीं कर रही है, जैसी की तैसी बनी हुई है। जैसे ये स्क्रीन, क्या ये अपनी अवस्था बदल रही है? क्या ये अपनी स्थिति बदल रही है? हिलती हुई दिखाई दे रही है आपको? नहीं। क्यों? क्योंकि ये विराम अवस्था में है। उसी तरीके से मैं आपको बार बार मूव करते हुए दिखाई दे रही हूँ, एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए दिखाई दे रही हूँ, अपनी स्थिति को मैं बार बार बदलाव ला रही हूँ, तो मैं हो जाऊंगी गतिमान। डेली लाइफ एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं आप कि मोटर गाड़ियां, परमाणु, अणु, आकाश गंगाएं सभी गतिमान है। जी हाँ दोस्तों, आकाश गंगाएं, हमारी जो गैलेक्सीज है वो भी कॉन्स्टेंटली इस यूनिवर्स के अंदर ट्रेवल कर रही है। जो हमारी आकाश गंगा है, मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं, वो भी एक समान गति से पूरे के पूरे ब्रह्मांड में मूव कर रही है। इस पूरी दुनिया में कोई भी वस्तु एब्सोल्यूट या फिर पूर्ण विराम अवस्था में नहीं है, ना ही पूर्ण रूप से गति में है। किसी भी वस्तु को आप नहीं कह सकते हो कि ये वस्तु पूर्ण विराम अवस्था में है, या फिर किसी भी वस्तु को आप ये नहीं कह सकते हो कि पूर्ण तरीके से गति कर रही है। मिक्स है, ये सारी चीजें रिलेटिव है। आगे हम पढ़ेंगे कि जो गति है एक गति जो है एक सापेक्षता से निर्भर करती है कि आप किस पॉइंट से उसे देख रहे हैं। आगे इस चीज को हम पूरे टॉपिक में देखेंगे। अभी हम हमारे टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। गति की परिभाषा, अभी तो हमने डिस्कस किया कि कोई भी वस्तु अगर अपनी स्थिति में बदलाव कर रही है तो वह गति कहलाएगी। लेकिन फिजिक्स में सिर्फ इतनी सी परिभाषा काफी नहीं है। फिजिक्स में इसी चीज को और अच्छे तरीके से समझाने के लिए हमें इसमें कुछ और शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हमारी डेफिनेशन जो है और भी ज्यादा प्यारी लगे, हमारी डेफिनेशन और भी ज्यादा सुंदर लगे। कैसे है, क्या हमारी नई परिभाषा है? किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन ही गति है। अगर कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में बदलाव कर रही है तभी वह वस्तु गतिमान कहलाएगी, या फिर तभी हम कह सकते हैं कि वह वस्तु गति कर रही है। कि अब समय के साथ कैसे? तो प्यारे बच्चों, आपको भी पता है कि कुछ भी कार्य अगर आप
कर रहे हैं, कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, अगर आप पलके भी झपकाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ सेकंड का समय लगता है। इस दुनिया में कोई भी काम करोगे कुछ ना कुछ समय आपको लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ हूं, बटन दबाया, सेम सेम उसी क्षण पर, सेम सेकंड पे मैं कहीं और प्रेजेंट हो सकती हूँ क्या? अगर मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी आना है तो कुछ ना कुछ समय तो मुझे लगा होगा। तो जब मैं अपनी स्थिति में बदलाव कर रही हूँ तो वो बदलाव किसके सापेक्ष है? वो बदलाव है समय के सापेक्ष। मैं किसके साथ में बदलाव कर रही हूँ? समय के साथ में अपनी स्थिति में बदलाव कर रही हूँ। तो मैं क्या कहलाऊंगी कि मैं गतिमान हूँ। टाइम तो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना, टाइम को तो आप नकार नहीं सकते हो, सब जगह प्रेजेंट है। तो गति की परिभाषा अगर आपको लिखनी है सिंपल शब्दों में तो आप क्या लिखेंगे? जब भी कोई वस्तु अपनी स्थिति में समय के साथ बदलाव करती है तो वह वस्तु गतिमान कहलाती है, या फिर वह वस्तु गति गति कहलाती है, कि वह वस्तु गति कर रही है, वह उस वस्तु की गति अवस्था कहलाती है, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। दूसरी तरफ विराम अवस्था की डेफिनेशन पूछ ली आपसे, विराम अवस्था की परिभाषा पूछ ली तो क्या बोलेंगे? बस इसमें क्या लिखना है आपको? सिंपल है, अगर कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में बदलाव कर रही है तब तो गति है, और समय के साथ स्थिति में बदलाव नहीं कर रही है तो वह विराम अवस्था में कहलाएगी। कोई भी वस्तु अगर समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रही है, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रही है, उसकी स्थिति में बदलाव नहीं हो रहा है, तो वह वस्तु विराम अवस्था में कहलाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल ये स्क्रीन देख लीजिए, जब से लेक्चर शुरू हुआ ये स्क्रीन जो है, समय बीत गया लेकिन स्क्रीन अपनी जगह पर ही है, तो मतलब ये स्क्रीन जो है वो विराम अवस्था में हो गई। समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है स्थिति में तो विराम अवस्था, और समय के साथ अगर स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो गतिमान अवस्था। अब ठीक है, स्थिति तो बदल रही है, अच्छी बात है कि समय के साथ में स्थिति बदल रही है, तो हम बोल रहे हैं कि वह वस्तु जो है गतिमान है, या फिर वह वस्तु गति कर रही है। अब स्थिति को कैसे बताएंगे आप? हवा में मैं कोई पॉइंट बना देती हूँ। देखिए, स्थिति किसी भी वस्तु की स्थिति समझाने के लिए हमारे पास में कोई पॉइंट होना चाहिए। ऐसे ही थोड़ी आप किसी भी वस्तु की स्थिति बता दोगे। मैं बोल दूं कि ये पॉइंट ए है, यहाँ पे मेरा ये है पॉइंट ए, मुझे बताओ कि ये कितनी दूरी पर है, इसकी दूरी क्या है? कंफ्यूज हो गए? कैसे बताओगे इस पॉइंट की स्थिति क्या है? इस पॉइंट ए की स्थिति बताने के लिए कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट भी तो होना चाहिए ना, कोई ना कोई निर्देशित बिंदु तो होना चाहिए ना। अब रुको, अब अभी तक तो मैंने आपको इस पॉइंट की दूरी पूछी या फिर इस पॉइंट की स्थिति पूछी तो आप मुझे नहीं बता पाए, लेकिन अब आप बता पाएंगे। ये देखा है आपने, मैथ्स में देखा होगा आपने इसे जरूर। ये है हमारा निर्देशांक ज्यामिति, एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये 0 होती है हमारी ऑर्डिनेट, ये 1 2 3 4 एंड 5, 1 2, ज्यादा यूनिफॉर्म मैंने नहीं बनाया, रफ फिगर ही है ये। अगर अब मैं इस पॉइंट ए की वैल्यू आपको पूछूं तो आप इसे बता पाएंगे। आप इसके कोऑर्डिनेट्स को इस तरीके से मैच करेंगे, आप बोल दोगे कि ये एक्स एक्सिस से तो 2.5, मान लो यहाँ पर एक यूनिट जो है मैंने 1 मीटर की मानी है, 1 यूनिट बराबर 1 मीटर, तो आप क्या बोल देंगे कि मैम ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट एक्स एक्सिस से तो 2.5 मीटर दूर है और वाई एक्सिस से 3 मीटर दूर है। तो अब इस पॉइंट की स्थिति बताना आसान हो गया ना। अब इस पॉइंट को उठा करके अगर मैं यहां रख दूंगी तो आप इस पॉइंट की स्थिति मुझे बता पाओगे कि मैम पहले ये पॉइंट ए यहां था, अब इस पॉइंट ए को हम यहां लिया है, तो अब ये जो पॉइंट ए है वो एक्स एक्सिस से तो 1 मीटर दूर है और वाई एक्सिस से 4 मीटर दूर है। मतलब इस पॉइंट की स्थिति बदल गई, पहले यहां था फिर यहां था, लेकिन स्थिति में बदलाव को आपने किसी ना किसी के रेफरेंस में बताया है ना, किसी ना किसी बिंदु को निर्धारित करके इस ए की पोजीशन बता पाई है। अभी मैं बोल दूं कि ये बी पॉइंट इधर है, थोड़ी देर बाद में बी पॉइंट उठ करके इधर आया, बताओ उसकी स्थिति में क्या बदलाव हुआ? कैसे बताओगे आप? किसी भी वस्तु की स्थिति समझाने के लिए, किसी भी वस्तु की स्थिति समझाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम एक निर्देशित बिंदु का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी वस्तु की स्थिति को समझाने के लिए हम निर्देश बिंदु का इस्तेमाल करते हैं, रेफरेंस पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। इतना समझ आया? किसी भी वस्तु की स्थिति को समझाने के लिए हम रेफरेंस पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। अब रेफरेंस पॉइंट क्या है?
रेफरेंस पॉइंट क्या है? अभी मैंने आपको बोला कि किसी भी वस्तु की स्थिति को अगर आप बताना चाह रहे हो तो आपको निर्देश बिंदु चाहिए होगा। तो जिस बिंदु या वस्तु की तुलना में हम गति की व्याख्या करते हैं उसे निर्देश बिंदु कहते हैं। जिस पॉइंट को मैंने फिक्स कर लिया, मान लो ये मेरा घर है ए, ठीक है, मैंने ये मेरा घर है, मेरे लिए ये रेफरेंस पॉइंट है, मैंने इसको फिक्स कर लिया। आप मुझसे पूछो मैम रेलवे स्टेशन कितनी दूर है, तो मैं बोलूंगी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ से कहाँ से? मेरे घर से रेलवे स्टेशन 2 किलोमीटर दूर पड़ता है। समझे? मेरे घर को मैंने फिक्स कर लिया है, मेरा घर क्या हो गया? अब मेरा घर जो है वो निर्देश बिंदु हो गया है, एक फिक्स पॉइंट हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया। मेरे घर के रिस्पेक्ट में मैं रेलवे स्टेशन की दूरी आपको बता रही हूँ, किसके रिस्पेक्ट में? मेरे घर के रिस्पेक्ट में, कि मेरे घर से रेलवे स्टेशन 2 किलोमीटर दूर है। वहीं अगर आप मेरी फ्रेंड से पूछोगे तो वो बोल दोगे 5 किलोमीटर दूर है। वो उसके घर के हिसाब से बताएगी, वो उसके घर को रेफरेंस पॉइंट मानेगी, उसके घर के निर्देश बिंदु को उसके घर को निर्देश बिंदु मान करके वो अपने घर से रेलवे स्टेशन की दूरी बता रही है। तो निर्देश बिंदु हर वो बिंदु होता है जिसकी तुलना में आप किसी दूसरे वस्तु की स्थिति बताते हैं, या फिर गति बता सकते हो। गति क्या है? स्थिति में परिवर्तन। तो पहले स्थिति पता होगी, स्थिति में बदलाव होगा, तभी तो गति बताओगे। इसका एक एग्जाम्पल देखो, जैसे ये घर है, घर को मैंने क्या मान लिया, यहाँ पर घर मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया, ये मेरा घर जो है निर्देश बिंदु हो गया है। मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर आपको स्कूल मिलेगा, मेरे घर से 2 मीटर दूर आपको स्कूल मिलेगा, और मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर आपको मार्केट मिल जाएगा। तो इस स्थिति में घर कितनी दूर, घर क्या हो गया? घर मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया, और घर को रेफरेंस पॉइंट मानते हुए, निर्देश बिंदु मानते हुए मैंने अपनी स्कूल की स्थिति बता दी और अपने मार्केट की भी स्थिति जो है वो आपको बता दी है। ठीक है, निर्देश बिंदु वो किसी भी बिंदु के सापेक्ष अगर आप किसी वस्तु की व्याख्या कर रहे हैं तो वह निर्देश बिंदु कहलाएगा। अब ये बात ठीक है। फिर मैंने आपको कहा था लेक्चर के स्टार्टिंग में कि इस दुनिया में कोई भी वस्तु ना तो पूर्ण विराम अवस्था में है, ना ही पूर्ण रूप से गतिमान है। क्या था वो? हम अब उस चीज को समझेंगे। गति एक सापेक्ष अवस्था है, गति एक सापेक्ष अवस्था है। क्यों सापेक्ष अवस्था है? क्यों रिलेटिव है ये? गति इसलिए सापेक्ष अवस्था कहलाई जा रही है, गति इसलिए रिलेटिव कहलाई जा रही है क्योंकि आप इसको जिस पर्सपेक्टिव से देखोगे ना आपको वैसे दिखाई देगी। गति को आप जिस पॉइंट से देखोगे ना आपको उस तरीके से दिखाई देगी। कैसे मैम? समझ नहीं आया तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या लिखा है यहाँ? गति कर रही बस के यात्रियों के लिए, गति कर रही बस के यात्रियों के लिए सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे पीछे की ओर जाते हुए प्रतीत होते हैं। मान लीजिए ये आपकी बस है, ये आपकी बस है, ठीक है, इसमें यात्री बैठे हैं, एक यात्री ए जो आप हैं और यात्री बी जो आपका दोस्त है। अब बस है, बस के किनारे जो है पेड़ भी लगे होंगे रोड पे। अगर आप या अगर मैं भी, कोई भी बस में बैठ करके पेड़ को देखता है तो उसे क्या लगता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, पर असल में आपको भी पता है कि पेड़ पौधे पीछे की तरफ नहीं जाते हैं, हम आगे की तरफ जा रहे हैं। हमें ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि बस के साथ में हम भी गति कर रहे हैं और बस के साथ में हम आगे की ओर गति कर रहे हैं, उस वजह से हमें जो पेड़ है वो पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं। इस चीज को और क्लियर करते हैं, आगे के पॉइंट्स पढ़ते हैं। जबकि सड़क के किनारे खड़े व्यक्ति के लिए बस व यात्री दोनों ही गतिमान है और पेड़ पौधे विराम अवस्था में है। यहाँ बाहर कोई आपका टीचर खड़ा है, सी बस में, अगर जो लोग बस में बैठे हैं उसके लिए तो पेड़ पौधे पीछे की तरफ जा रहे हैं, और जो इंसान बस के बाहर खड़ा है उसके लिए बस गतिमान है, उसके लिए ये बस गतिमान है और उसके लिए पेड़ विराम अवस्था में है। तीसरा पॉइंट क्या है? लेकिन यद्यपि बस के अंदर बैठा हुआ एक यात्री अपने साथ या दूसरे यात्री के लिए विराम अवस्था में है, और ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो गए? रेस्ट की स्टेट पर हो गए, विराम अवस्था में हो गए। क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों समान रूप से गति कर रहे हैं, दोनों की स्थिति में बदलाव की जो दर है वो सेम है। भाई 1 सेकंड में ये भी 2 मीटर चल रहा है, बस के साथ में चल रहा है ना, उनको ऑब्जर्व नहीं हो रहा, खुद से नहीं चल रहे, वो बस के साथ में चल रहे हैं ना, इसलिए वो एक दूसरे को ज्यादा ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो क्या है? दोनों के लिए, ए के लिए बी विराम अवस्था में है, बी के लिए ए विराम अवस्था में है। वहीं ए और बी के लिए सी वाले अंकल और पेड़ दोनों पीछे की तरफ जा रहे हैं। बाहर अंकल से पूछो तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं हम पीछे की तरफ नहीं जा रहे, ये आगे की तरफ जा रहे हैं। तो बहुत सारे
कंफ्यूजन है यहाँ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आपकी गति है वो एक रिलेटिव टर्म है, आप उसको जिस पॉइंट से देखोगे आपको वो वैसी दिखाई देगी। यहाँ पर अगर हम बी की स्थिति बताएं तो बी की स्थिति पहले मैं ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि ए के लिए बी क्या है। ए के लिए हमारा जो बी है वो विराम अवस्था में है, वो मूव नहीं कर रहा है। वहीं अगर मैं सी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगी, अगर मैं सी की जगह खड़ी होकर के बी को देखूंगी तो मुझे बी जो है वो गति करता हुआ नजर आएगा। और अगर मैं ए की जगह बी को खड़े होकर के देखूंगी तो बी जो है मुझे रेस्ट स्टेट में, विराम अवस्था में दिखेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो गति है वो एक सापेक्ष अवस्था है, वो एक रिलेटिव टर्म है। इसी चीज का आप एक बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल एग्जांपल देख सकते हो। मान लीजिए कि आप और आपका दोस्त दोनों अर्थ पे रहते हैं। मान लो अभी आप क्लास में बैठे हो या फिर रूम में बैठे हो, आप और आपका दोस्त, तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किसी स्टेट में हो जाओगे? दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, दोनों एक दूसरे के सापेक्ष विराम अवस्था में हो जाओगे। लेकिन वहीं अगर मैं आपके दोस्त को मून पर भेज दूं और फिर पूछूं कि बताओ ए की स्थिति क्या है, ए की अवस्था क्या है, ए गतिमान है या ए विराम अवस्था में है। अगर मैं आपके दोस्त को चंद्रमा पर भेज दूं और चंद्रमा पर जाकर के, चंद्रमा पर खड़े होकर के पूछूं कि यहाँ खड़े होकर के बताओ कि धरती पर जो आपका दोस्त है वह विराम अवस्था में है या फिर गति कर रहा है, तो आप बोलोगे कि मेरा दोस्त जो है वो गति कर रहा है। गति क्यों कर रहा है? क्योंकि अर्थ गति कर रही है और हम अर्थ के साथ में हम भी तो गति कर रहे हैं, धरती के साथ हम भी तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। इसीलिए आपको आपका दोस्त अगर आप चंद्रमा से देखेंगे तो वो आपको गति करता हुआ नजर आएगा। और अगर आप अपने दोस्त को धरती से ही देखोगे, मतलब दोनों साथ में सेम रूम पर बैठे हो, फिर एक दूसरे को देख रहे हो, तो एक दूसरे के लिए आप दोनों क्या हो जाओगे? विराम अवस्था में हो जाओगे। ये हम समझ चुके हैं कि जो गति है वो एक, गति में जो वस्तु की स्थिति है उस स्थिति को समझाने के लिए भी हमें एक निर्देश बिंदु की जरूरत पड़ती है। एक फिक्स पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं कि ये पॉइंट जो है, ऑब्जेक्ट ए जो है वो ओ पॉइंट से 4 किलोमीटर दूर है, तो ओ पॉइंट को तो फिक्स मान लिया हमने, ओ पॉइंट को तो हमने फिक्स मान लिया और ओ के रिस्पेक्ट में हम ए की स्थिति बता रहे हैं कि भाई ये 4 मीटर दूर है, तो ओ क्या हो जाएगा? हमारा रेफरेंस पॉइंट। किसी एक पॉइंट को फिक्स कर लेते हो, फिर उसके रिस्पेक्ट में सबकी दूरी बताओगे ना आप, तो वो आपका रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा या फिर निर्देश बिंदु हो जाएगा। ये सब हम पढ़ चुके हैं। हाँ, अब गति को मापना भी तो पड़ेगा हमें, गति को मापना भी तो पड़ेगा। कितनी गति करी मैंने, इसे मापना भी तो पड़ेगा। उसे मापने के लिए हम यहाँ पर दो टर्म्स यूज करेंगे, पहली है दूरी और दूसरी है विस्थापन। पहली है दूरी और दूसरी है विस्थापन। क्या होता है दूरी और विस्थापन? दूरी तो आप सब समझते हैं। मैं इस बोर्ड से, इस बोर्ड के एंड से इस यहाँ तक चल करके आई, आधा मीटर ट्रेवल करा है मैंने, तो जो जितना मैं चली हूं वो क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। मान लीजिए ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ए से बी के बीच की दूरी हम मान लेते हैं 5 मीटर है। एक पॉइंट ए है, एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है। ए से बी के बीच की दूरी कितनी है? 5 मीटर है। 5 मीटर दूरी है। अगर मुझे ए पॉइंट से चल करके बी पॉइंट तक आना है तो मुझे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? मैं ए पॉइंट से चल करके बी पॉइंट तक आ गई, 5 मीटर दूरी तय करिए मैंने, तो ये दूरी हो जाएगी। जिस पथ पर चल करके आप जा रहे हो, जिस पथ पर चलकर आप जा रहे हो वह आपके लिए दूरी कहलाएगी। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। P से Q तक जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता है ये वाला नीचे वाला और दूसरा रास्ता है ये वाला ऊपर वाला। मान लीजिए मैं ऊपर वाले रास्ते से चल करके गई हूँ। P से Q तक जाने के लिए जो नीचे वाला रास्ता है वो 4 मीटर है और ऊपर वाला रास्ता 10 मीटर है। मैं कौन से रास्ते से गई हूँ? दूसरे रास्ते से गई हूँ मैं, तो मेरे द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? मेरे द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी 10 मीटर। जिस पथ पर आप चल करके जा रहे हो वह कहलाएगी आपकी दूरी।
अब यहाँ पर मैंने थोड़ा और इसको फैंसी वे में लिखा हुआ है ताकि हमें अच्छे मार्क्स मिले। ऑब्वियस सी बात है, आप ऐसा तो लिखोगे नहीं कि एक पद, जिस पद पर हम चलकर जा रहे हैं वे दूरी कहलाती है, नहीं, उसे हमें एकदम प्रिसाइज वे में बताना पड़ेगा, एकदम अच्छे शब्दों में हमारी डेफिनेशन होनी चाहिए। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि दूरी विस्थापन क्या है। तो दूरी और विस्थापन का प्रयोग करके हम बता सकते हैं, पूरी गति प्रक्रिया को समझा सकते हैं कि किस वस्तु ने कितनी दूरी तय की है, या फिर उसकी गति की दर क्या थी, कितनी जल्दी उसने उस चीज को कवर किया है। बहुत सारी रिलेटेड टर्म आगे इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। तो जैसे मान लो ये फिक्स पॉइंट है, ये मेरा रेफरेंस बिंदु हो गया, ए को मैंने फिक्स मान लिया, फिक्स मान करके तो बताया कि बी उससे 5 मीटर दूर है। तो ए को फिक्स मान करके मैंने बी की दूरी बता दी है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, गति की तुलना की है कि हाँ भाई 5 मीटर चल करके मैं गई हूँ, मेरी स्थिति में बदलाव कितना आया, 5 मीटर का आया। तो उस 5 मीटर को हम यहाँ क्या कह रहे हैं, दूरी कह रहे हैं। प्रिसाइज डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले दूरी क्या होती है, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति एक्स आई से अंतिम स्थिति एक्स एफ के बीच तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। मान लीजिए आपके पास में कोई भी पॉइंट है दो, जो प्रारंभिक बिंदु होगा जहां से आप शुरू कर रहे हैं वह आपके लिए प्रारंभिक बिंदु होगा, और उस बिंदु को हम एक्स आई से दिखाएंगे। और जहां पर चल करके आप फाइनली पहुंच गए, घर से होटल गए हैं ना, तो घर आपका प्रारंभिक बिंदु हो जाएगा, उसको आप एक्स आई बोलोगे। और गए कहाँ हो, होटल गए हो ना, तो होटल आपके लिए क्या हो जाएगा, एक्स एफ हो जाएगा, अंतिम बिंदु हो जाएगा। तो जहां से शुरू करोगे वो प्रारंभिक बिंदु, जहां पर चल करके जाओगे, खत्म कर दोगे अपनी जर्नी, वो आपके लिए अंतिम बिंदु। तो एक्स आई से एक्स एफ तक पहुंचने के लिए आपके द्वारा तय किया गया मार्ग, या फिर असल में चल करके गया हुआ जो मार्ग है वह दूरी कहलाएगा। कैसे बोले मैम, सीधा रास्ता है तो सीधा रास्ते से तो जाएंगे, नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ से एक्स से एफ तक पहुंचने के लिए ये रास्ता भी हो, और एक ये रास्ता भी हो, एक ये रास्ता भी है, मुझे सिर्फ यही रास्ता पता था, इन दोनों के बारे में मुझे मालूम ही नहीं था, तो मैं किस रास्ते से आऊंगी, तीसरे रास्ते से आऊंगी। ये आपका रास्ता 1 है, ये आपका रास्ता 2 है, और ये आपका रास्ता 3 है। मैं तीसरे रास्ते से आ रही हूँ, तो मेरे लिए दूरी क्या हो जाएगी, मेरे लिए दूरी हो जाएगी ये तीसरा रास्ता। मान लो ये 25 मीटर है, 25 किलोमीटर है मान लो। तो इस स्थिति में मेरे लिए दूरी कितनी हो जाएगी, 25 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि मैं कौन से पथ से चल करके आई हूँ, सबसे बड़े वाले पथ से चल करके आई हूँ। तो मेरे लिए दूरी हो जाएगी 25 किलोमीटर। फिर विस्थापन क्या है, विस्थापन कहता है कि मुझे मतलब नहीं तुम कोई से भी रास्ते से चल करके आए हो, मुझे मतलब नहीं है कि तुम छोटे रास्ते से आए हो, बड़े रास्ते से आए हो, मुझे कोई उस बात से कोई भी लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ देखूंगा कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का सबसे छोटा रास्ता कौन सा है। बताओ मुझे फिगर में से देख करके कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु तक प्रारंभिक से अंतिम बिंदु तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, ये फर्स्ट नंबर वाला है, तो यह विस्थापन हो जाएगा। मतलब दोनों को कंबाइन करके समझते हैं, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक पहुंचने के लिए जो असल में आपके द्वारा मार्ग लिया जाएगा वह आपका दूरी कहलाएगा, और उसी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच में जो सबसे छोटा पाथ होगा, जो सबसे अल्पतम पाथ होगा, वह आपका विस्थापन कहलाएगा। तो इस स्थिति में विस्थापन हमारा फर्स्ट वाला जो है वो विस्थापन हो जाएगा, और जो तीसरा रास्ता है वो हमारे लिए दूरी हो जाएगा। अब कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो हमें समझने हैं। क्या दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर मैं इसी रास्ते से चल करके जाती, अगर मैं इसी रास्ते से चल करके जाती तो सबसे छोटा रास्ता भी यही है, तो ये विस्थापन हो जाता, और मैं असल में चल करके भी इसी मार्ग से गई हूं, तो ये दूरी भी हो जाती। पहला ये पॉइंट निकला है कि दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हो सकते हैं। क्यों, अगर आप सबसे छोटे मार्ग से जा रहे हैं तो सबसे छोटा मार्ग क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा, और आप उसी मार्ग से चल करके जा रहे हैं तो वो आपके लिए दूरी भी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि दूरी जो है और विस्थापन जो है, दूरी और विस्थापन क्या शून्य हो सकते हैं, क्या दूरी और विस्थापन शून्य हो सकते हैं, इस चीज को समझते हैं। अगर मान लीजिए एक सर्कल है, चलो सर्कल का एग्जाम्पल बाद में लेंगे, पहले लाइन का ही लेते हैं, पहले इसी लाइन का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने इस पॉइंट से शुरू करा था, एक्स आई पॉइंट से शुरू करा था, मेरा आरंभिक बिंदु ये है, और खत्म करा मैंने एक्स एफ पे।
ठीक है, अभी मैं इसको आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु नहीं बोल रही हूं, क्योंकि वो वाला हमारा एग्जाम्पल जो है खत्म हो चुका है। हम नया एग्जाम्पल समझ रहे हैं कि मान लीजिए मैं, ये जो पॉइंट है मेरा ए पॉइंट है, ये जो मेरा पॉइंट है ए पॉइंट है, और ये पॉइंट है बी। ये मेरा घर है और यहाँ पे कुछ दुकान है, मेरी मम्मी ने मुझे सामान लेने भेजा था। ठीक है, मैं गई अपने घर से पहले दुकान तक, दुकान थी भाई 10 मीटर दूर। मैं गई अपने घर से दुकान पर, वो दुकान थी 10 मीटर दूर। वहां से सामान लिया और वापस अपने घर पर आ गई। सीधे सीधे ही आई हूँ, ऐसे टहलते हुए नहीं आई हूँ, ऐसे ऐसे मार्ग से नहीं आई हूँ, सीधी सीधी आई हूँ वापस अपने घर, सीधी सीधी आ गई हूँ। ठीक है, पहले मैं गई ए से बी, टोटल रास्ता देखना है, ये नहीं देखना कि पहले मैं ए से गई, ए से बी गई। यहाँ पर ये अंतिम बिंदु और ये, सॉरी, यहाँ पर ये प्रारंभिक बिंदु और ये अंतिम बिंदु नहीं मानना है। मैं ए से बी गई और बी से वापस कहाँ गई, ए आ गई, मेरी जर्नी खत्म हो गई। तो मतलब मेरा प्रारंभिक प्रारंभिक बिंदु मेरा भी ए हुआ और मेरा अंतिम बिंदु भी ए ही हुआ। ठीक है, पहले मैं गई ए से बी, फिर मैं वापस गई बी से ए। तो इस अवस्था में मेरे द्वारा दूरी कितनी हो गई है, दूरी हो गई है मेरी, पहले मैं 10 मीटर गई और वापस घूम करके मैं 10 मीटर आई, तो मेरी दूरी कितनी हो गई है यहाँ, 20 मीटर। अब विस्थापन से पूछते हैं कि आप कितने हुए, तो विस्थापन बोलता है मैं क्या करूं, ए से बी गए या बी से ए आयो, मैं तो देखूंगा कि कहाँ से शुरू करा और कहाँ खत्म किया। तो भाई मैंने ए से शुरू किया था, ए पे ही खत्म कर दिया, तो विस्थापन हो जाएगा मेरा 0, विस्थापन हो जाएगा मेरा 0। तो मतलब विस्थापन शून्य भी हो सकता है और जो दूरी है वो कभी भी शून्य नहीं होगी। दूरी का हमेशा, अगर आप चले हो ना, तो आपके द्वारा चला गया मान हमेशा कभी भी 0 नहीं होगा, उसकी हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ही। ये विस्थापन की परिभाषा है जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच के अल्पतम पथ की लंबाई, जो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच जो सबसे अल्पतम पाथ है, सबसे छोटा रास्ता है, उसे हम विस्थापन कह देते हैं। दोनों को मीटर में नापते हैं, आप कभी कभी रास्ता लंबा होता है तो किलोमीटर में भी नापते हैं, लेकिन फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट ली गई है, उसमें हम सारी की सारी कैलकुलेशन मीटर में रख करके सॉल्व करेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में कराऊंगी जिसमें एग्जामिनर घुमाता है। एग्जामिनर क्या करता है, आपको क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन दे देगा किलोमीटर में और आंसर की डिमांड करेगा मीटर पर सेकंड में, तो वहां हमें कन्वर्जन करना होता है। बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे इस चीज, हम इस पूरे चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल कम से कम 3 या 4 नंबर के आते ही आते हैं, फेवरेट होता है। हाँ, एक डिफरेंस जो है, एक डिफरेंस जो और है आपके दूरी और विस्थापन में, वे यह है कि जो दूरी है, दूरी जो है एक अदिश राशि है। दूरी किस प्रकार की राशि है, दूरी एक अदिश राशि है, और विस्थापन जो है, विस्थापन जो है वो एक सदिश राशि है। तो अब ये क्या नया आ गया, सदिश और अदिश। छोटा सा इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर इसका देंगे, छोटा सा टॉपिक है, इसे अलग से समझ लेते हैं हम। देखिए, दो तरीके की भौतिक राशियां होती है। आप भौतिक राशि क्या होता है, भौतिक राशि तो कभी सुनी ही नहीं। देखो, भौतिक राशि वो होती है जिसे आप नाप सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई भी, ऐसी कोई भी चीज जिसको आप नाप पा रहे हो, वो आपके लिए भौतिक राशि हो जाएगी। आपका वजन आप नाप सकते हो, कितने किलो के आप, तो वो भौतिक राशि हो गई। इस पेन की लंबाई नाप सकते हो, तो ये भी भौतिक राशि हो गई। मेरी लंबाई नाप सकते हो, तो लंबाई नापना या फिर किसी भी चीज को आप मेजर कर पा रहे हो, तो वो भौतिक राशि हो गई। अच्छा, अब आप अपनी मम्मी से प्यार करते हो, ठीक है, या फिर आपको आपके फ्रेंड पे बहुत गुस्सा आ रहा है। कितना गुस्सा आ रहा है मेजर करके बता सकते हो कि यार मुझे 5 गुस्सा आ रहा है, मुझे 10 गुस्सा आ रहा है, या फिर मैं मम्मी से अपना 10 प्यार करता हूँ या 3000 प्यार करता हूँ, जो भी है। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको आप माप नहीं सकते हो, जैसे कि फीलिंग्स, उनको आप माप नहीं सकते हो। तो जिन चीजों को मापा नहीं जा सकता है वे भौतिक राशियां नहीं कहलाती है। लेकिन जिन चीजों को आप माप सकते हो, जिन चीजों को आप मेजर कर सकते हो, वह आपकी भौतिक राशियां कहलाती है। फिर भौतिक राशियों को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले भौतिक राशि क्या है, हमने पढ़ा भौतिक राशि क्या है कि जिन चीजों को आप मेजर कर सकते हो वो आपकी भौतिक राशि कहलाएगी। ठीक है, अब भौतिक राशियों को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहली हो जाएगी सदिश और दूसरी हो जाएगी हमारी अदिश। देखो, ध्यान से देखो, शब्दों को तोड़ो,
इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है। अगर आप ठीक से रीडिंग करते हो ना तो बहुत सारे वर्ड्स आपको रिलेटेबल दिखेंगे। स मतलब साथ में, दिश मतलब दिशा। ऐसी राशियां जिनको समझाने के लिए दिशा का भी उपयोग करना पड़ रहा है, वह सदिश राशि कहलाएगी। और ऐसी राशियां जिसके अंदर दिशा का उपयोग नहीं करना पड़ रहा है, मतलब निकाल दो, नहीं, जिन राशियों को समझाने के लिए दिशा का उपयोग नहीं करना पड़ रहा है, वह अदिश राशियां कहलाएगी। उसमें सिर्फ आप न्यूमेरिकल टर्म देखते हो, परिमाण देखते हो। परिमाण या न्यूमेरिकल टर्म का क्या मतलब है कि सिर्फ जो नंबर अंक होता है ना, सिर्फ उसे देखोगे। जैसे 5 किलो सेब, तो 5 किलो सेब में अब आपको दिशा से कोई मतलब है क्या? क्या खा रहे हो, कितने सेब लाए हो? 5 किलो सेब लाए हो, कौन सी दिशा से लाए हो? कितना अजीब सा कॉन्सेप्ट है। मतलब कौन सी दिशा से लाए, क्या है भाई, 5 किलो सेब है, सेब है, किसी भी दिशा से लाओ 5 किलो रहेंगे, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं ना। तो ऐसे ही ऐसी राशियां जिनमें दिशा की जरूरत नहीं होती है, जिनको समझाने के लिए दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, जिनमें सिर्फ परिमाण को देखा जाता है या फिर परिमाप को देखा जाता है, वह आपकी अदिश राशियां कहलाती है। दूसरी तरफ वह राशियां जिनको समझाने के लिए दिशा भी जरूरी होती है, वह सदिश राशियां कहलाएगी। जैसे कि फोर्स, ये पेन इस दिशा में जा रहा है, यहां से फोर्स लगाऊंगी तो पेन क्या होगा, आगे की तरफ तेजी से जाएगा। मतलब पेन की डायरेक्शन में, पेन जिस जिस दिशा में गति कर रहा है, उसी दिशा में अगर मैं इस पे बल लगाती हूँ तो पेन की जो स्पीड है वो तेज हो जाएगी। लेकिन अगर विपरीत दिशा से मैं बल लगा रही हूँ, विपरीत दिशा से मैं पेन पर बल लगाऊंगी तो पेन की जो गति होगी, गति करने की दर है, वो धीरे हो जाएगी। तो दिशा से यहाँ पर दिशा से कुछ ना कुछ फर्क पड़ रहा है आपके टोटल रिजल्ट के ऊपर। तो ऐसी राशियां जिनमें हम दिशा को इंक्लूड कर रहे हैं, वह सदिश राशियां हो गई। ऐसी राशियां जिसमें हम दिशा को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, वह हमारी अदिश राशियां हो गई। इसका एक एग्जाम्पल आपके यहाँ सामने है कि जो विस्थापन है वह हमारी सदिश राशि है। जो विस्थापन है वो हमारी सदिश राशि है। मतलब विस्थापन स्ट्रिक्ट है बहुत ज्यादा। विस्थापन कहता है कि मुझे सिर्फ इससे मतलब है कि इनिशियल, प्रारंभिक बिंदु और फाइनल, अंतिम बिंदु के बीच का जो सबसे न्यूनतम पथ होगा, जो सबसे छोटी दूरी होगी, मैं तो वही रहूंगा, मैं तो वही कहलाऊंगा। जो सबसे छोटी दूरी होगी दो बिंदुओं के बीच में, वह विस्थापन कहलाएगी। अब विस्थापन और क्या कहता है कि मैं एक सदिश दिशा हूं, मुझे डायरेक्शन से भी मतलब है, तुम कौन सी दिशा से आ रहे हो इससे भी मतलब है। घर जाते हो ना आप, घर जाने के बहुत सारे रास्ते होंगे। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत रेयर केसेस के अंदर, कि पेरेंट्स बोलते हैं आपके कि नहीं उस रास्ते से नहीं आना, इस रास्ते से आना। बोलते हैं ना कि हाँ किसी रास्ते का माहौल खराब होगा, अच्छे तरीके के लोग नहीं रहते होंगे वहां, या फिर आपकी सेफ्टी नहीं होती होगी, तो पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं सीधे वाले रोड से आना, घूम करके मत आना, गली से मत आना, बाहर मेन रोड से आना। तो वहां दिशा को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो विस्थापन भी उसी प्रकार का है, बोलता है मेरे को मतलब है तुम कौन सी दिशा से आ रहे हो। अगर आप दिशा बदलोगे तो इसका रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। जैसे ए से बी पर गए, बी से वापस ए पर आए, तो दिशा बदलने से आपका जो विस्थापन है वो 0 हो गया ना। यहाँ पर ए से बी पर गए तो 10 मीटर मान लेती मैं, मान लो इसके बीच की दूरी कितनी है, 10 मीटर है। ठीक है, ए से बी पर गए 10 मीटर चले, बी से ए पर वापस आए, दूरी तो 20 मीटर हो गई कि हम 20 मीटर चल करके आए, इतना चल करके आए, थक गए। लेकिन विस्थापन क्या बोलता है, जहां से शुरू किया था वहीं तो वापस आ गए हो। यहाँ गए थे, विपरीत दिशा में वापस आए, तो तुमने तो दिशा उलट दी। दिशा उलटने से क्या हुआ, आपका विस्थापन 0 हो गया। तो ये दिशा पर भी निर्भर करता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि नेगेटिव आंसर भी आ जाता है। उस तरीके के एग्जाम्पल्स अगर हम आएंगे तो देखेंगे, जो आपका विस्थापन है वो कभी कभी ऋणात्मक भी आ जाता है। वो क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर रखा होगा। ऋणात्मक कब आएगा, जब क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि भाई पूर्व में जाने के लिए आपको प्लस लेना है और नेगेटिव लेना है जब आप पश्चिम दिशा में जा रहे हो। अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफाई करा है, तब आपका जो आपका विस्थापन है वो ऋणात्मक भी आ सकता है। दिशा पर निर्भर कर रहा है ये, इसीलिए एक सदिश राशि है। सदिश राशि और अदिश राशि के लिए डेफिनेशंस हम देख लेते हैं कि वो भौतिक राशियां जिसमें दिशा और परिमाण, वह भौतिक राशि है जिसमें दिशा और परिमाण हम दोनों ही देख रहे हैं, वह सदिश राशि कहलाएगी। जैसे विस्थापन, अभी हमने देख लिया विस्थापन क्या होता है, वेग हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, त्वरण, बल, ये सब हमारी सदिश राशियां होगी।
उसी तरह जो वैसी भौतिक राशि है जिसमें सिर्फ परिमाण से मतलब है, दिशा से कोई मतलब नहीं है, वह कहलाएगी अदिश राशियां, जैसे कि दूरी, चाल, द्रव्यमान और ऊर्जा। ऊर्जी नहीं आएगा, ऊर्जा आएगा, मैं लिख देती हूँ, ऊर्जा, पावर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई इसमें डिफरेंस क्या है। इस चैप्टर में आपको है ना, मतलब कुछ ऐसे आप मान सकते हो कि चांसेस हैं कि क्वेश्चंस पूछ लिए जाए, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे दूरी और विस्थापन में अंतर, सदिश और अदिश दिशा में अंतर, दूरी और चाल में अंतर। कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो पूछ लिए जाते हैं, तो जिसकी भी पॉसिबिलिटी होगी वो सारा मैं आपको यहाँ पर पढ़ाती चलूंगी। सबसे पहले दूरी को इतनी बार हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है कि एक्चुअल में जो पाथ फॉलो किया है, असल में जो जिस पथ को आपने फॉलो किया है उसकी लंबाई ही दूरी कहलाएगी। अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इस वाली लंबाई वाली दूरी को तय करके जा रही हूं, तो मेरे लिए ये दूरी, मतलब ये जो लंबाई है, इस पथ की लंबाई मेरे लिए दूरी कहलाएगी। वहीं इस बिंदु से इस बिंदु के बीच का विस्थापन क्या होगा, जो सबसे छोटा रास्ता है, सबसे छोटा रास्ता है सीधी रेखा, तो ये आपके लिए विस्थापन हो जाएगा। ये सिर्फ परिमाण पर को व्यक्त करती है, दूरी को मतलब नहीं आप कौन सी दिशा से आए हो, जैसा कि हम देख ही रहे हैं। विस्थापन कितना स्ट्रिक्ट है ना, ये सबसे छोटा रास्ता, मतलब दिशा पर निर्भर कर रहा है ये, ऐसे ऐसे घूम के नहीं जाना, सीधा ही जाना है। ठीक है, तो ये सिर्फ परिमाण को व्यक्त करती है, ये दिशा भी अपने साथ में इंक्लूड करता है, देख चुके हम इस चीज को। ये एक अदिश राशि है, ये सदिश राशि है, देख चुके, हमने बता दिया, एक्सप्लेन कर चुकी मैं आपको सारी चीजें। ये हमेशा धनात्मक रहता है, बताया था मैंने आपको, और ये ऋणात्मक रहता है, और शून्य भी हो सकता है। शून्य कैसे हो सकता है, ए से जॉगिंग करना शुरू करा मैंने, वापस घूम करके ए पर आ गई, तो आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु सेम हो गया, तो विस्थापन शून्य हो गया। और इस स्थिति में दूरी क्या हो जाएगी, जो आपके वृत्त का परिमाप है या फिर जो वृत्त की परिधि है, वो आपका यहाँ दूरी हो जाएगा। ऋणात्मक भी हो सकता है, ये वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर वो बोल रहा है कि भाई आपको इस स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए नेगेटिव वैल्यू लेनी है और इस स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तब आपका ये आंसर नेगेटिव भी आ सकता है। तो मेन पॉइंट यहाँ क्या ध्यान रखना है कि दूरी जो है हमेशा पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी, और जो विस्थापन है वो ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, और धनात्मक भी हो सकता है। क्वेश्चन हम करेंगे, घबराओ मत आप बिल्कुल, क्वेश्चन काफी सारे करवाऊंगी मैं आपको, एनसीईआरटी के करेंगे, बैकएंड करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे हम यहाँ पर। दूसरा क्या है, हाँ, कि ये कभी भी शून्य नहीं होगा। अगर आप किसी भी पथ पर चल करके गए हो तो उसकी कुछ ना कुछ लंबाई तो होगी, और ये शून्य नहीं होगा, लेकिन ये शून्य भी हो सकता है। बस सिंपल, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है इंटेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है ये, कि एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई है, क्या इसका विस्थापन 0 हो सकता है, शून्य हो सकता है, अगर हो सकता है तो उदाहरण दो। तो ये तो अब आप भी कर सकते हो, दो एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके, कि किसी पर्सन ने पॉइंट पी से चलना शुरू करा और क्यू पर गया, और क्यू से चल करके वापस वो पॉइंट पी पर आ गया, तो इस अवस्था में उसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों समान होने की वजह से वह विस्थापन शून्य हो जाएगा। या फिर मान लीजिए किसी एक पर्सन ने एक सर्कल के अराउंड चक्कर काटा, तो ए से शुरू कर करके वो वापस ए पर ही आ गया है, तो इस स्थिति में भी जो प्रारंभिक बिंदु है, अंतिम बिंदु है, दोनों समान होने के कारण विस्थापन जो है वो शून्य हो जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं कि एक वर्गाकार फील्ड है, कैसा भी शेप ले लो, यहाँ पर भी मैं एस पॉइंट से शुरू कर रही हूँ, वापस घूम करके एस पर आ गई हूँ, तो वापस से जो प्रारंभिक बिंदु है और जो अंतिम बिंदु है दोनों समान होने के कारण इस स्थिति में जो विस्थापन है वो फिर से शून्य हो जाएगा। तो काफी सारे, कुछ भी आप अपने खुद के एग्जाम्पल्स बनाने की कोशिश करें, टॉपिक से ज्यादा रिलेटेड आप फील करोगे। दूसरा क्वेश्चन ये भी आपका एनसीईआरटी का ही है, कि एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है, तो 2 मीटर 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन में परिमाण क्या होगा, विस्थापन आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो बोल रहा है वर्गाकार फील्ड है, वर्गाकार खेत है, उसका शेप, उसका जो खेत है वो स्क्वायर की शेप का है, तो चलो भाई पहले स्क्वायर शेप का खेत बना लेते हैं। ये रहा, इसकी भुजा कितनी है, 10 मीटर है, मतलब पहले नाम दे देते, नामकरण करना पड़ता है, फिजिक्स मैथ्स में बहुत जरूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आता पॉइंट्स को। ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, डीसी भी 10 मीटर, और एडी भी 10 मीटर। चलो ठीक है,
एक पूरा चक्कर लगाने में, ए से ए तक पहुंचने में उसको कितनी कितनी देर लग रही है? 40 सेकंड लग रहा है। कह रहा है कि एक चक्कर में 40 सेकंड में लगा लेता हूँ। तो पहले देख लेते हैं कि 40 सेकंड में दूरी कितनी तय करता है। तो भाई क्या कर रही हूँ मैं, एक सेकंड, पहले हम ये पता लगा लेते हैं कि वो दूरी कितनी तय कर रहा है। तो दूरी कितनी तय कर रहा है? वो दूरी उतनी तय कर रहा है, वर्ग है, वर्ग का परिमाप ज्ञात कर लो, उतनी दूरी तय कर रहा है। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? वर्ग का परिमाप यहाँ क्या हो जाएगा? क्या होता है वर्ग का परिमाप? आपको आई एम श्योर 9th क्लास में पता तो होगा। 4 इंटू भुजा, जो कि है भुजा, हमारा भुजा का मान 10 है, तो 40 मीटर। और एक चक्कर लगाने में वो 40 मीटर कवर कर रहा है, और एक चक्कर लगाने में उसको समय कितना लग रहा है? 40 सेकंड का है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 40 मीटर कवर करने के लिए उसको 40 सेकंड लग रहे हैं? सिंपल सी बात है। 40 मीटर कवर लगा मतलब एक चक्कर लगाने में 40 मीटर की दूरी तय कर रहा है वो। और क्वेश्चन खुद बता रहा है कि एक चक्कर लगाने में हमें 10 सेकंड लग रहे हैं, वो सॉरी 40 सेकंड लग रहे हैं। तो 40 मीटर कवर करने के लिए उसको 40 सेकंड लग रहे हैं, सिंपल। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद में उसका विस्थापन कितना होगा? विस्थापन तो तब बताएंगे ना जब ये पता होगा कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद में वो खड़ा कहाँ है। तभी तो पता पड़ेगा अंतिम बिंदु क्या है और प्रारंभिक बिंदु क्या है और अंतिम बिंदु क्या है। चलो प्रारंभिक बिंदु तो हम फिक्स कर लेंगे, अंतिम बिंदु तो तभी पता पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि वो ए से स्टार्ट कर रहा है, ए से उसने स्टार्ट किया है। मैं क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाइड मैनर में बता रही हूँ, एग्जाम में रिप्रेजेंट कैसे करना है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगे। देखो पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है, समझ में आ जाएगा तो सॉल्व आप खुद कर सकते हो। 40 सेकंड में उसने, ऐसे लिख लेते हैं इसको, कि 40 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की है? 40 मीटर। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर जो हमें इंफॉर्मेशन दी है वो सेकंड में दी हुई है, और यहाँ पर मिनट और सेकंड दोनों दिया हुआ है। इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, इजी पड़ेगा हमारे लिए कैलकुलेट करना। तो 2 मिनट और 20 सेकंड के अंदर टोटल कितने सेकंड हुए हैं? भाई 2 मिनट में तो 120 होते हैं, और टोटल एक्स्ट्रा 20 सेकंड और लग रहे हैं, तो टोटल करके बता देंगे 140 सेकंड। मतलब 140 सेकंड बाद में उसका विस्थापन बताना है हमें, ठीक है। पहले 40 सेकंड में उसने एक चक्कर लगाया, मतलब ए से शुरू करा, वापस ए पर पहुंच गया। अगले 40 सेकंड में तो 40 और 40 कितने हो गए टोटल? 80 सेकंड हो गए। मतलब उसने 80 सेकंड में 80 मीटर कवर करा होगा। भाई 40 मीटर का एक राउंड है, तो 80 मीटर का दूसरा राउंड हो गया, डबल। अगले 40 सेकंड में वापस घूम करके आया है वो, तो अगले 40 सेकंड के अंदर टाइम कितना हो गया? 120 सेकंड। और डिस्टेंस कितना कवर करा है उसने? 120 मीटर। और ये उसका तीसरा राउंड हो गया। यहाँ पर ये इक्वेशन नहीं है, ये राउंड के नंबर है, कि पहला राउंड उसने 40 सेकंड में कवर करा, दूसरा राउंड उसने 80 सेकंड में कवर करा, और तीसरा राउंड उसने जो है वो 120 सेकंड में कवर करा। पहले राउंड में उसने 40 मीटर ट्रेवल करा है, दूसरे राउंड में उसने 80 मीटर ट्रेवल करा, और तीसरे राउंड में टोटल उसने 120 मीटर जो है वो चल लिया है। घूम करके ए से घूम करके वापस ए पर ही पहुंच गया। इसके चारों तरफ ही तो चक्कर लगा रहा है। तो पहला राउंड घुमा, ए से घूम करके ए पर आ गया, दूसरा राउंड घुमा, वापस ए से घूम करके ए पर आ गया, तीसरा राउंड घुमा, वापस ए से घूम करके ए पर आ गया। ठीक है, तो चलो 120 मिनट तो खत्म हो गए। अब बचे हुए 20 सेकंड, बचे हुए 20 सेकंड पर पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। बचे हुए 20 सेकंड पर पहले 10 सेकंड में तो यहाँ जाएगा और फिर यहाँ आएगा। अगले 20 सेकंड में वो आधी दूरी ही कवर कर पाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर अगले बचे हुए जो 20 सेकंड है उसमें वो अंत में कहाँ तक पहुंच जाएगा? सी पर पहुंच जाएगा। मतलब 2 मिनट 20 सेकंड बाद में वो किस पॉइंट पर पहुंच जाएगा? सी से पहुंच जाएगा। ए से उसने शुरू किया था, 2 मिनट 20 सेकंड तक वो लगातार चलता रहा, और जब घड़ी में समय 2 मिनट 20 सेकंड हुआ तो वहां कहाँ पहुंच गया है? सी पॉइंट पर पहुंच गया है। तो यहाँ पर हमारा प्रारंभिक बिंदु है ए और अंतिम बिंदु है सी। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, दूरी तो पूछी नहीं, दूरी तो आप देख के बता दोगे कि भाई यहाँ इस रास्ते से गया है तो 20 मीटर है। हमें पूछा है विस्थापन क्या है, तो विस्थापन तो ये होगा सबसे न्यूनतम दूरी या फिर सबसे अल्पतम पथ। तो अल्पतम पथ तो ये वाला है हमारा। अब
अल्पतम पद पता पड़ गया, निकालेंगे कैसे, बीच वाले का तो कुछ वैल्यू ही नहीं दिया हुआ है। तो आपको बच्चों पता है कि स्क्वायर के अंदर, वर्ग के अंदर जो हमारा कोण होते हैं वो चारों ही कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। और क्या आपको ये त्रिभुज जैसी आकृति नहीं लग रही है? और वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है वो क्या, वो समकोण त्रिकोण नहीं कहलाता है? और अगर समकोण त्रिकोण है तो क्या हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? सब कुछ 7th क्लास की बातें हैं, ये आप 7th क्लास में ही सीख गए थे। तो ऐसा कुछ नहीं सोचना कि हो क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पता चलेगा। स्क्वायर और ये सब तो बहुत छोटी छोटी चीजें जो हम छोटी क्लास में ही पढ़कर आ चुके हैं। नहीं पता तो फिर भी बता देती हूँ कि स्क्वायर के जो चारों एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, और बीच में जो ये डायगोनल है उसकी वैल्यू आप पाइथागोरस थ्योरम या फिर पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करके आप यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं। इस ट्राइंगल को थोड़ा अच्छे से बना लेते इधर अलग से। ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है हमारी? पाइथागोरस प्रमेय ने हमें सिखाया है कि जो आपका बेस का स्क्वायर होगा और जो लंबवत का स्क्वायर होगा वो आपके कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। ये आपकी कर्ण है जिसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है। तो अगर आपको कर्ण का मान निकालना है, कर्ण का मान ही तो निकालना है, देखो बीच में कर्ण का मान ही तो निकालना है। इसको आप ऐसे बना के देख लो, तो ये कर्ण हो गया, ये बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गई। तो आपको लंब कर्ण का मान निकालना है, हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी है। तो बेस कितना है, 10 का स्क्वायर कर दो। स्क्वायर तो फॉर्मूले में इसलिए कर रहे हैं, मान तो उसका 10 ही है, ये निकालना है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 + 100 बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर, टोटल कितना हो जाएगा, 200 बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर। और इस पे अगर मैं रूट लगा देती हूँ तो कितना हो जाएगा, √200। और √200 को क्या मैं 10√2 नहीं लिख सकती हूँ? जिन बच्चों को नहीं पता कैसे हुआ तो मैं बताती हूँ, देखो यहाँ पर 200 है, 200 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम, कितना आ जाएगा, देखो होता क्या है, इस चीज को थोड़ा समझ लेते हैं, ये आपके मैथ्स में भी काम आएगा, तो एक बार आप देख ही लो। यहाँ पर जो आपकी √200 वैल्यू आई थी ना, उस 200 का मैंने कर लिया है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्या अब आपको क्या करना है, मतलब इसको क्या मैं रूट में इस तरीके से लिख सकती हूँ, क्या मैं रूट में ऐसे लिख दूं, 200 को मैंने गुणनखंड कर लिया, तो गुणनखंड क्या आए हैं 200 के, क्या आए हैं, 2 × 2 × 2 × 5 × 5, ठीक है, 2 × 2 × 2 × 5, कुछ नहीं करा, डिवाइड करा है, 200 या 200, 2 को 100 से 2 गुणा करोगे तो 200 आ जाएगा, डिवाइड करते गए हम, सिंपल डिवाइड किया और कुछ नहीं किया है। जोड़े बना लो। अब ये रूट क्या बोलता है, जो पेयर में है ना उसको बाहर निकलने दूंगा, और जो पेयर में नहीं है उसको बाहर निकलने नहीं दूंगा। तो यहाँ पर पेयर में 2 है, ये एज अ पेयर बाहर जाएगा तो एक ही काउंट होगा। जो पेयर में है, जिसका कपल है, वो बाहर निकल सकता है, बाकी बाहर निकलने की एंट्री नहीं देता है ये। तो एक जोड़ा तो यहाँ पर 2 का बन गया है, एक जोड़ा यहाँ पर 5 का बन गया है। ये अकेला रह गया ना 2, इसको बेचारे को बाहर नहीं जाने देगा, ये रूट के अंदर रह जाएगा, इसको एंट्री नहीं मिलेगी, बाहर बाहर जाने के लिए इसको इजाजत नहीं मिलेगी। जो बाहर आ रहा है एज अ कपल बाहर आ रहा है, तो उसको हम एक ही काउंट करेंगे। तो मतलब एक 2 बाहर आ जाएगा और एक 5 का जोड़ा है, तो 5 बाहर आ जाएगा और अंदर कैद में रह जाएगा √2, और 2 × 5 क्या होता है। आ गया आपका आंसर। थोड़ी सी मैथमेटिक्स भी सीख लिया आपने यहाँ पे। तो 10√2 मीटर जो है आपका विस्थापन हो जाएगा। अब इसको एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो एग्जाम में आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, इसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बिल्कुल इसी तरीके से आपको ये डायग्राम बना करके आना है, वहां पर ऐसे ही सॉल्व करना है। प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है, अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो एग्जामिनर बहुत खुश होकर के आपकी कॉपी चेक करेगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। और आप बहुत ज्यादा घुसा घुसा करके क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं ना, तो उसका आधा दिमाग वहीं खराब हो जाता है, वो कहीं ना कहीं फिर आपके नंबर कटने के चांसेस रह जाते हैं, क्योंकि उसको फिर सारी चीजें डिकोड करनी पड़ती है। तो कोशिश करो कि जो कॉपी है उसे सिंपल रखें और सुंदर रखें और एकदम सिंप्लीफाइड रखें कि देखते ही सब कुछ समझ आ जाए।
आज के सेक्शन में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे, और नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे चाल क्या होता है, असमान चाल क्या होती है और समान चाल क्या होती है, या फिर चाल को मेजर कैसे किया जाता है, उसका सूत्र क्या होता है, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम करेंगे। आई होप आज के सेक्शन में आपको काफी मजा आया होगा, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीजें जो है डिटेल में समझ आई होगी। बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।